चलिए बेटा, कल आपको क्रम एक और क्रम दो के सारणिक का मान निकालना बताया गया था। ठीक है, आज आप लोगों को क्रम तीन, क्रम तीन क्रॉस तीन चार साठ, इस सारणिक का मान किस तरीके से निकाला जाएगा ये आपको बताते हैं। ठीक है, एक सारणिक लिया, ए बी सी डी ई एफ जे के एल। ठीक है, तो इस सारणी का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग चिन्ह देखें कि कब किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो चिन्ह जो होते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब छोड़कर, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस एक बार माइनस। और इस सारणी का मान कई तरीकों से निकाला जा सकता है। R1 के लिए भी निकाला जा सकता है, R2 के लिए भी निकाला जा सकता है, R3 के लिए भी निकाला जा सकता है, C1 के लिए भी निकाला जा सकता है, C2 के लिए भी निकाला जा सकता है, C3 के लिए भी निकाला जा सकता है। तो इस सारणिक का मान निकालने के लिए इनमें से किसी एक के परिता निकाला जाएगा। चाहे केवल R1 निकालें, चाहे केवल R2 निकालें, चाहे केवल R3 से निकालें, चाहे केवल C1 से निकालें, चाहे केवल C2 से निकालें, चाहे केवल C3 से निकालें, किसी एक के परता आप लोग इसे क्या करेंगे, निकालेंगे। सबके परता मान क्या रहेगा, समान रहेगा। किसी से भी निकालें मान क्या रहता है, समान रहता है। तो जरा समझिए मान कैसे निकाला जाएगा। पहला, R1 के सापेक्ष, अगर हम लोग R1 के सापेक्ष निकाल लेंगे, ठीक है, तो इस सारणी का क्या मान होगा जरा समझे। ये R1 है, R1 का पहला एलिमेंट क्या है, ए। ठीक है, तो उस एलिमेंट को लें, उस तत्व को लें और उसका चिन्ह भी के साथ, उस तत्व को उसके चिन्ह के साथ, ए चिन्ह ले लिया। फिर जो आपने तत्व लिया उस रो और उस कॉलम को छोड़ दें, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया। ठीक है, तो जब क्रम बाई तीन का निकाल रहे हैं तो एक रो एक कॉलम छोड़ दी, तो ये 2 बाई 2 का बच गया। और 2 बाई 2 का सारणिक ऊपर से नीचे प्लस, नीचे से ऊपर माइनस, बिल्कुल ई इंटू एल माइनस के इंटू एल। ये पहला था। क्लियर है, क्लियर। इसके बाद अब आगे बढ़े। तो अभी हमने R1 का पहला एलिमेंट लिया था, अब R1 का दूसरा एलिमेंट आ गया बेटा डी। क्या आ गया R1 का दूसरा एलिमेंट, डी। चिन्ह का है माइनस का, चिन्ह के साथ लिखेंगे और उस रो और उस कॉलम को छोड़ देंगे। तो बचे क्या, डी एफ जे एल। 2 बाई 2 के बचे, ये और ये तो आपका छूट ही गया। तो फिर वही डी इंटू एल माइनस जे इंटू एल, डी इंटू एल माइनस जे इंटू एल। क्रम 2 बाई 2 का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे एलिमेंट पे आए, सी, और चिन्ह का है प्लस का, प्लस का सी। इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें। ठीक है, तो बचा क्या, डी ई जे के। ये चार एलिमेंट बचे, ये 2 बाई 2, डी इंटू के माइनस जे इंटू ई। ये बेटा मान टोटल आपका काय के सापेक्ष है, R1 के सापेक्ष। ये मान आपने बेटा काय के सापेक्ष निकाला, R1 के सापेक्ष। क्लियर है। सेकंड पार्ट, मानो R2 के सापेक्ष आप लोग निकालना चाह रहे, काय के सापेक्ष निकालना चाह रहे, R2 के सापेक्ष। तो R2 बेटा ये है, ये आपकी R2 है। पहला एलिमेंट क्या है, D। चिन्ह का है माइनस का, माइनस का D। ठीक, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें तो बचेगा क्या, बी सी के एल। जो बचेगा वो 2 बाई 2, बी इंटू एल, ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस, बी इंटू एल माइनस के इंटू सी। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट आ गया, आएगा प्लस का चिन्ह, ई। ठीक है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें। अब बेटा आपका यहाँ क्या क्या बच रहा है, ए सी और जे एल। तो ऊपर से नीचे आएंगे प्लस, ए इंटू एल माइनस, नीचे से ऊपर जाएंगे जे इंटू सी। ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट ई के लिए। फिर इस R2 का तीसरा एलिमेंट क्या है, एफ। इस तीसरे एलिमेंट के लिए निकालें, वो चिन्ह का है माइनस का, माइनस का एफ। ठीक है, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम बचा क्या, ए बी जे के। फिर वही ऊपर से नीचे ए इंटू के माइनस जे इंटू डी। ये काय के सापेक्ष हो गया, R2 के सापेक्ष। इसी तरह आप लोग चाहें तो R3 के भी सापेक्ष, प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह के साथ चलेगी। ठीक है, ये हमने रो में से निकाला। ठीक है, अब मानो कॉलम के लिए निकाल ले। मानो आप लोग C1 के सापेक्ष निकालना चाहें। ठीक है, तो C1 बेटा, ये रही C1 पहली कॉलम,
जैसा पहला एलिमेंट ए, चिन्ह का आएगा प्लस का ए। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ने बचेगा क्या, ई एफ के एल, ई इंटू एल माइनस के इंटू एफ, पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट डी, चिन्ह का आएगा माइनस का डी। ठीक है, तो अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे बचेगा कि बी सी के एल, तो बी इंटू एल माइनस के इंटू सी। ठीक है, दूसरा एलिमेंट आ गया। अब तीसरे एलिमेंट की बात करें, तीसरा एलिमेंट बेटा आपका क्या है, जे, और काय का चिन्ह है प्लस का। ठीक है, तो प्लस का जे। ठीक है, तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा क्या, बी सी ई एफ, बी इंटू एफ माइनस ई इंटू सी। क्लियर है, ये तीसरा एलिमेंट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाए। मानो आप लोग C3 के लिए निकालना चाहें, C2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, C3, ये C3 लिया, पहला एलिमेंट है C, ये C3 है, पहला एलिमेंट C, चिन्ह आएगा प्लस का, तो प्लस का C ले ले। इस कॉलम को छोड़ दे, इस रो को छोड़ दे, बचेगा डी ई जे, डी इंटू के माइनस जे इंटू ई। दूसरा एलिमेंट है एफ, चिन्ह का है माइनस का एफ। ठीक है, अब माइनस का एफ जब ले लिया, तो ये पहली रो, ये पहला कॉलम छोड़ दिया, बचा क्या, ए बी जे के, ए इंटू के माइनस जे इंटू बी, ए इंटू के माइनस जे इंटू बी। तीसरा एलिमेंट आपका क्या है, एल, चिन्ह का है बेटा प्लस का एल। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ के बचेगा क्या, ए बी डी, ए इंटू ई, ए इंटू ई माइनस डी इंटू बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्रम 3 के सारणिक का मान क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, किसी के भी सापेक्ष निकालना है, मान क्या रहता है, समान रहता है। अब आप लोग एक एग्जाम्पल देखें जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि आप लोग किसी के भी सापेक्ष निकालें, उसका मान सदैव क्या रहेगा बेटा, समान ही रहेगा। क्लियर है, तो जरा ध्यान दें, एक एग्जाम्पल दिया 1 2 3 2 1 2 3 2 1। मानो इस मान को हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जरा देखिए किन्हीं दो के सापेक्ष निकाल रहे। ठीक है, पहले हम लोग निकाल ले R1 के सापेक्ष, लिखते क्या है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, क्या होगा, R1 का पहले एलिमेंट 1 और चिन्ह बनाए प्लस माइनस प्लस, तो R1 कर रहे केवल R1 के चिन्ह बना लिए। ठीक है, पहला एलिमेंट प्लस का। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, ये बचे 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। दूसरा एलिमेंट क्या है, 2 है। ठीक है, वो भी चिन्ह का माइनस का। अब इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया, 2 2 3 1, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2। ठीक, तीसरा एलिमेंट 3, चिन्ह का है प्लस का 3, तो ये रो और ये कॉलम छूट गया, क्या बचा 2 1, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू। इसकी कैलकुलेशन कर दें, 1 माइनस 4 माइनस 2, 2 माइनस 6 प्लस 3 4 माइनस 3, माइनस 3 माइनस, यहाँ पे कितना हुआ, -4 और -2 का मल्टीप्लाई प्लस का 8, 4 में 3 जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 8। ये बेटा R1 के सापेक्ष प्रसार किया। ठीक है, अब मानो हम लोग किसी और के सापेक्ष कर रहे, मानो C3 के सापेक्ष करना चाह रहे, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, पहला एलिमेंट 3, अच्छा तो C3 के एलिमेंट, C3 के सिंबल लिखे प्लस माइनस प्लस, ये हमने C3 वाले साइन लिख लिए। पहला 3 का साइन का आएगा प्लस का 3, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। दूसरा का है माइनस का 2, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2। तीसरा एलिमेंट का है प्लस का 1, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। यहाँ क्या बचा, 3 4 माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस 6 प्लस 1 के मल्टीप्लाई से कोई फैक्टर नहीं है, 1 माइनस 2 2 जा कितना बेटा 4। ठीक है,
अब इस कैलकुलेशन को जरा करें, क्या वैल्यू निकलेगी? तो क्या मान आएगा जरा देखिए, 3 × 1 3 माइनस 2 × -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो चौकू 8, और फिर से -3, तो यहाँ भी मान बेटा कितना है? 8। तो यहाँ देखिए R1 के सापेक्ष करने पर भी मान आया था, और C3 के सापेक्ष करने पर भी मान 8 ही आया था। तो किसी के भी सापेक्ष करें उसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है, तो ये आपका किसी आव्यूह के सारणिक का मान या सारणिक का मान। एक और आप लोग एग्जाम्पल देखें, यदि कैपिटल ए बराबर 1 2 3 3 2 4, ठीक है, 2 1 3, तो इस आव्यूह के सारणिक का मान, तो आव्यूह को अगर सारणिक में बनना है तो सारणिक ए क्या होगा? इन जो बड़ा कोष्ठक है इसे काय में बदल देते हैं, तो ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाओं में, और इस आव्यूह को काय में बदल देते हैं? सारणिक में बदल देते हैं। किसी एक के सापेक्ष क्या कर ले? प्रसार कर ले। मानो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, तो साढ़े के बराबर R1 का पहले एलिमेंट 1, और चिन्ह वही 1 + -1 1, ठीक है, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 × 3 -1 × 4, दूसरा एलिमेंट -2, 3 × 3 -2 × 4, तीसरा एलिमेंट +3, 3 × 1 -2 × 2, 6 - 4 -2 9 - 8 +3 3 - 4, 6 में 4 जाएगा 2 -2 और -3, कितना मान आ गया? -3। स्पष्ट है? ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, तो ये आपके सारणिक का मान हो गया, किसी आव्यूह के सारणिक का मान। अब बेटा आप लोग आव्यूहों के प्रकार चल रहे थे, तो हमने आपको बताया था पहले आप लोग सारणिक का मान सीख जाएं, जिससे आप लोगों को आव्यूह के प्रकार में कोई दिक्कत ना हो। तो अगला जो है हेडिंग है अव्युत्क्रमणीय, ठीक है, आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय। हाँ, इंग्लिश में भी बेटा इसका नाम जानिए, सिंगुलर मैट्रिक्स। इंग्लिश में इसका नेम क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए क्या होता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। कोई वर्ग होना जरूरी है, वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा, कोई वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा यदि सारणी के नॉट इक्वल टू, यदि सारणी के का मान 0 के इक्वल है। ठीक है, यदि किसी आव्यूह के सारणी का मान 0 है तो वो आव्यूह क्या कहलाएगा? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, इंग्लिश में इसका मान होगा नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा अव्युत्क्रमणीय क्या था? जब सारणी के काय के बराबर हो, 0 के बराबर। व्युत्क्रमणीय क्या है? इसका जो ये सेटिस्फाई ना हो, यानी सारणी के नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोई वर्ग आव्यूह, कोई वर्ग आव्यूह कैपिटल ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा
यदि साढ़े के नॉट इक्वल टू जीरो, यानी अगर साढ़े के का मान जीरो के इक्वल नहीं है तो वो अवयव बेटा क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। क्लियर है। तथा इस स्थिति, तो ये जो स्थिति है, ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स, व्युत्क्रम का क्या मतलब, इनवर्स, ए इनवर्स संभव होगा। इस स्थिति में ए का व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स क्या होगा, संभव होगा। तो ए इनवर्स संभव होने के लिए जरूरी ये है कि साढ़े के का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अगर साढ़े के का मान शून्य के बराबर होता है तो ए का इनवर्स संभव नहीं होता। ठीक है। अब इसके बाद अगली हेडिंग आएगी। अब यहाँ एक शब्द आ गया व्युत्क्रम अवयव। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे व्युत्क्रम अवयव अथवा प्रतिलोम अवयव। इसका एक और नाम है व्युत्क्रम का प्रतिलोम अवयव। ठीक है। और व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी अवयव का इनवर्स। ठीक है। देखो व्युत्क्रम अवयव क्या है। ठीक है, तो लिखिए कोई दो अवयव ए व बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे होंगे यदि अगर उनका गुणनफल ए गुणे बी बराबर आई बराबर बी गुणे ए। अगर किन्हीं दो अवयव के गुणनफल का मान इकाई अवयव के बराबर हो, चाहे वो गुणनफल ए पहले लिखा जाए बी बाद में लिखा जाए, चाहे बी पहले लिखा जाए ए बाद में लिखा जाए, लेकिन उन दोनों का गुणनफल इकाई अवयव है अर्थात कैपिटल आई के बराबर हो, तो वो दोनों अवयव एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, यानी क्या मतलब है, अर्थात यदि ए गुणे बी बराबर आई बराबर बी गुणे ए, तो ए का मान ए जो होगा बी इनवर्स के बराबर होगा तथा बी जो होगा यानी ए बी का इनवर्स और बी ए का इनवर्स, बी का के बराबर होगा, ए इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर बी का मान बेटा ए इनवर्स है तो बी की जगह ए इनवर्स का मान रख दें, तो तथा इस स्थिति में, तो अगर बी का मान ए इनवर्स है तो बी की जगह इसमें ए इनवर्स रख लें, तो ए गुणे ए इनवर्स बराबर आई बराबर ए इनवर्स गुणे ए, यानी किसी अवयव और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल इकाई अवयव के बराबर होता है। क्लियर है। अब व्युत्क्रम अवयव कैसे ज्ञात किया जाता है वो बात की बात है, व्युत्क्रम अवयव की क्या परिभाषा है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे परिवर्त अवयव। क्या हेडिंग डालेंगे, परिवर्त अवयव। ठीक है, इंग्लिश को इसमें इसमें इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। तो कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है, यदि कोई अवयव कैपिटल ए है तो इस अवयव का परिवर्त, तो परिवर्त अवयव अपने आप में कोई चीज नहीं है, किसी अवयव पर निर्भर करती है। तो इस अवयव का जो परिवर्त है, ठीक है, क्या होगा, ए डैश या, और शब्द क्या है, ट्रांसपोज,
ए कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, ए स्मॉल टी भी लिख सकते हैं। तो इस अवयव का परिवर्त ए डैश या ए टी या ए स्मॉल टी से प्रदर्शित होता है। ठीक है, ए स्मॉल टी, ए कैपिटल टी या ए डैश से प्रदर्शित होता है तथा इसका मान दिए गए आव्यूह के रो व कॉलम को आपस में परिवर्तित करने पर प्राप्त होता है। रो व कॉलम को आपस में परिवर्तित करने पर क्या होता है? प्राप्त होता है। मतलब रो को काय में परिवर्तित करने, कॉलम में, कॉलम को काय में परिवर्तित करने, रो में। क्या मतलब है? एग्जाम्पल देखिए जरा इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा बेटा, प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रमणीय आव्यूह इन सब में लिखाया था कि वो वर्ग होना चाहिए। यहाँ कहीं वर्ग नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये कैसा भी हो सकता है। अगर ये एक आव्यूह ए 1 2 3 2 3 4 है, ठीक है, तो ए डैश 1 2 3 2 3 4 वैसे ही, और इस पे लगा दिया डैश। डैश का मतलब पहले क्या बोला? रो और कॉलम को आपस में परिवर्तित करना, यानी पहली रो जो है पहले कॉलम परिवर्तित, दूसरी जो है रो वो, यानी रो और कॉलम को आपस में क्या कर दिया जाएगा? परिवर्तित कर देने से उसका मान क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। एक और एग्जांपल देखें, 4, ठीक है, तो ए डैश 1 2 3 4 का डैश, तो पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को, और इससे अपने आप ही देखो पहला कॉलम पहली रो बन गया, दूसरा कॉलम, आप रो को कॉलम में परिवर्तित करेंगे तो कॉलम अपने आप रो में परिवर्तित हो जाएगी। तो रो और कॉलम आपस में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, फिर अभी आपको व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय अभी भी लिखाए थे, उसका भी जरा एक उदाहरण देख ले। कैपिटल ए कोई आप भी दिया 1 2 2 4, ठीक है, तो यहाँ साढ़े के निकालें 1 2 2 4, 1 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 2, ठीक है, बराबर, तो ये 4 माइनस 4 बराबर 0। इसलिए ए अव्युत्क्रमणीय, ऐसा भी है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, ये बेटा कैसा आव्यूह है? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अर्थात अव्युत्क्रमणीय मतलब व्युत्क्रम नहीं हो सकता, ए इनवर्स संभव नहीं है। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 निकलता है तो ए इनवर्स संभव है। ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है ये आपको बाद में सिखाया जाएगा, फिलहाल आप लोग पहले परिभाषाएं सीखें। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये आपकी आव्यूह की कुछ परिभाषाएं समाप्त हुई। 2 प्रकार के आव्यूह और होते हैं, ठीक है, उन्हें आपको बाद में सिखाया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। आव्यूहों की समानता, ठीक है, ये सवालों पर आधारित नियम है, विशेष रूप से समझे। आव्यूहों की समानता, ठीक है, तो इसमें क्या है? कोई दो आव्यूह, कोई दो आव्यूह आपस में समान होंगे यदि, पहला, कोई दो आव्यूह आपस में समान कब होंगे? ठीक है, तो उसमें आपस में समान होने के लिए सबसे पहले उनके क्रम आपस में समान हो। सबसे पहले समान होने के लिए सबसे पहली आवश्यक चीज क्या है? कि उनके क्रम आपस में क्या होने चाहिए बेटा?
समान होने चाहिए। अगर उनके क्रम आपस में समान नहीं है तो वो दो अवयव आपस में समान नहीं हो सकते। दूसरी चीज, उनके संगत अवयव, उनके संगत अवयव आपस में बराबर, उनके संगत अवयव आपस में बराबर या समान हो। तो दो अवयवों के समान होने के लिए दो चीजें आवश्यक हैं। सबसे पहली चीज, उनके क्रम समान होने चाहिए। दूसरी चीज, उनके संगत अवयव आपस में समान होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ दिया जाए, अगर कैपिटल ए बराबर ए बी सी डी और कैपिटल बी बराबर यहाँ पे दिया गया आपको 1 2 4 5, ये आपको दो अवयव दिए गए, तो सबसे पहले इसका क्रम कितना है बेटा, 2 क्रॉस 2। इसका भी क्रम कितना है, 2 क्रॉस 2, दो रो दो कॉलम। तो अगर ए और बी आपस में बराबर हो, यदि ए बराबर बी लिया जाए, तो चूंकि क्रम समान है यानी वो समान हो सकते हैं। अब इनके समान होने के लिए इनके संगत अवयव भी समान होने, संगत मतलब ए वन वन एलिमेंट पहला ए वन के बराबर होना चाहिए, ए वन टू पहली रो, दूसरा कॉलम बी सेकंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, थर्ड तीसरा वाला अवयव तीसरे वाले अवयव के बेटा समान होना चाहिए, और चौथा वाला अवयव चौथे वाले अवयव के क्या होना चाहिए, यानी उनके संगत अवयव आपस में क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, तो दो अवयव के समान होने के लिए सबसे आवश्यक चीज है कि उनके क्रम समान हो और फिर उनके संगत अवयव भी समान हो। ठीक है, और तुलना कैसी की जाएगी, संगत अवयवों की आपस में क्या कर दी जाएगी, तुलना की जाएगी। ठीक है, अगली हेडिंग, अवयवों का योग तथा अंतर। ठीक है, दो अवयवों का योग तथा अंतर, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझे कि दो अवयवों का योग अथवा अंतर कब संभव है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, किन्हीं दो या दो से अधिक अवयवों का योग अथवा अंतर, चाहे योग करना हो चाहे अंतर करना हो, केवल तभी संभव है, तभी संभव है जब उनके क्रम, जो अवयवों के क्रम हैं, आपस में समान हो। जब उन अवयवों के क्रम आपस में क्या हो, समान हो। अगर उनके क्रम आपस में समान है तो बेटा उनका योग और अंतर संभव है, लेकिन अगर उनके क्रम आपस में समान नहीं है तो उनका योग और अंतर संभव नहीं है। क्लियर है, तो योग अथवा अंतर कब संभव है, जब उनके क्रम आपस में समान हो। और योग व अंतर का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो इसके बाद लिखें, तथा योग व अंतर के मान ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ठीक है, योग और अंतर के मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, संगत अवयवों को, संगत अवयवों को आपस में जोड़ा या उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ा या घटाया जाएगा। ठीक है, उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ा या घटाया जाएगा। ठीक है, इसमें भी उदाहरण देखें। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल ए का मान दिया 1 2 3 4, कैपिटल बी का मान दिया 2 3 4 5 6 7, ये कैपिटल ए का मान दिया, ये बेटा कैपिटल बी का मान दिया। ठीक है, और इसके बाद कैपिटल सी का मान दिया 3 2 1
1 to 1, ये कैपिटल सी का मान लिया। ठीक है, इसमें पहला पार्ट पूछा गया ए प्लस बी, दूसरा पार्ट पूछा गया बी प्लस सी, तीसरा पार्ट पूछा गया बी माइनस सी। ठीक है, तो पहले पार्ट में देखें तो इसके हल पे आए तो बेटा आप भी ए का क्रम कितना है, 2 क्रॉस 2। आप भी बी का क्रम कितना है, 2 रो, 2 रो, 1 2 3 कॉलम। बी का क्रम क्या है, 2 क्रॉस 3। तो चूंकि ए कॉमा बी के क्रम समान नहीं है, समान नहीं है, ठीक है, अतः ए प्लस बी संभव नहीं, संभव नहीं। योग या अंतर केवल बेटा तभी संभव हो सकते हैं जब उनके क्रम आपस में समान हो, या क्रम ही समान नहीं है। ठीक है, तो जब ये बेटा क्रम समान नहीं है तो इसका मतलब इनका योग अथवा अंतर संभव नहीं है। क्रम समान होना समानता में, तुलना में और योग और अंतर में होता है, बाकी चीजों में इसकी आवश्यकता नहीं होती। इतनी बात हो गई। अब बेटा सेकंड पार्ट की अगर बात करें, ठीक है, सेकंड पार्ट बी प्लस सी। अब जरा ध्यान दें, बी का क्रम 2 क्रॉस 3, सी में भी 2 रो 3 कॉलम, तो बी और सी के तो बेटा क्रम समान है, यानी इनका योग संभव है। तो यहाँ पहले बी का मान लिखें, 2 3 4 5 6 7 और प्लस 1 2 1 3 2 1 और 1 2 1, 3 2 1 और 1 2। अब इनका योग कैसे निकलेगा, संगत अवयव, पहले में पहला 2 + 3, दूसरे में दूसरा 3 + 2, संगत अवयवों को आपस में जोड़ेंगे। क्लियर है, 5 5 5 6 8 8। ठीक है, तो इनका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, संगत अवयवों को आपस में जोड़ते या घटाते हैं। प्लस है तो प्लस करेंगे। अब जैसे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बेटा क्या बोला गया, बी माइनस सी, तो इनके क्रम तो बेटा समान है, क्रम समान है यानी योग अथवा अंतर क्या है, संभव है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, बी का मान लिखें। बी का मान बेटा कितना है, 2 3 4, ठीक है, और 5 6 7, माइनस यहाँ कितना है 3 2 1 और 1 2 1। अब संगत अवयवों को घटाएं, 2 - 3 3 - 2 और -1, 5 - 1, ये बेटा हो गया 5 - 1। इसके बाद 6 - 2 और फिर क्या आ गया 7 - 1। कन्फर्म है। अब हम लोग इन्हें सॉल्व करने, 1 3 4 4 6। क्लियर है, ये अवयवों का बेटा क्या आ गया, योग तथा घटाना। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद ये कन्फर्म, अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे, किसी संख्या अथवा अचर राशि का, किसी संख्या अथवा अचर राशि का आव्यूह में गुणन। ठीक है, किसी संख्या अथवा अचर राशि से आव्यूह में गुणा किया जाए तो ये बेटा गुणा किस प्रकार क्या होगा, प्राप्त होगा। तो जरा समझे, किसी संख्या अथवा अचर राशि, किसी भी संख्या अथवा अचर राशि से आव्यूह में गुणा करने पर, अगर किसी संख्या अथवा अचर राशि से आव्यूह में गुणा करें, उस संख्या अथवा अचर राशि का गुणा, उस संख्या अथवा अचर राशि का गुणा आव्यूह के
सभी तत्वों में होता है। ठीक है, हर राशि हर तरीके के आव्यूह से गुणा हो सकता है और उसका गुणा आव्यूह के सभी तत्वों में होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें, 2 गुणे 1 2 3 4, पहला उदाहरण। तो इसका 2 का बेटा गुणा करना है तो इसका गुणा सब में होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौकू 8। दूसरा मानो 3 का गुणा 1 2 1 3 2 1 इसमें करना है तो सभी में गुणा होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसका गुणा सभी क्या होगा, सभी तत्वों में होगा। ठीक है, तो बेटा ये नियम इतने पर्याप्त हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पर आने का कष्ट करें। ठीक है, अब आप लोग पहली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खोलिए। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद आए आप लोग नोट लगा लें। एक्सरसाइज में जो एक आध छोटे छोटे पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहला क्रम m/n के आव्यूह में अवयवों की संख्या। ठीक है, तो क्रम में m/n के आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होगी, m इंटू n। जैसे ये बेटा आव्यूह है कितने क्रम का, 2/2 का है, इसमें अवयव कितने, 4, 2 गुणे 2। इसका क्रम कितना है, अगर क्रम अगर लिखना चाहो तो 2 रो 3, 1 2 रो 1 2 3, 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3, अवयव कितने हैं 6, तो 2 गुणे 3। तो क्रम m/n के आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होगी बेटा, m इंटू n। दूसरा, ठीक है, यदि अवयवों की संख्या ज्ञात हो, अब उल्टा, अभी क्या था, क्रम ज्ञात था, अवयवों की संख्या निकालनी थी। अब क्या है, अवयवों की संख्या ज्ञात हो तो संभव आव्यूह का क्रम उस संख्या को क्या करें, दो गुणनखंडों में व्यक्त करें। उस संख्या को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, ठीक है, पहला अवयवों की संख्या दी गई 6, तो 6 को बेटा किन दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, 1 क्रॉस 6, 1 से 6 में डिवाइड, 2 से डिवाइड चला जाएगा, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, 4 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 6 क्रॉस 1। ठीक है, तो ये इस 6 अवयवों की संख्या को इतने प्रकार से गुणनफल के रूप में, दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकता है। यही इसके बेटा क्या होंगे, संभव आव्यूह के क्रम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः संभव आव्यूहों के क्रम 1 क्रॉस 6, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, 6 क्रॉस 1 होंगे। ठीक है, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये नहीं लिखना। संभव आव्यूहों के क्रम सीधा लिखेंगे और क्या, जिस प्रकार से उस संख्या को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो सभी प्रकार क्या होंगे, संभव आव्यूहों के क्या होंगे, क्रम होंगे। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, ठीक है, पी प्रकार के अलग अलग
ठीक है, पी प्रकार के अलग अलग अवयवों से, ठीक है, एम क्रॉस एन क्रम के, तो पी प्रकार के अवयवों से एम क्रॉस एन क्रम के आप भी बनाए, एम क्रॉस एन क्रम के बनने वाले कुल अवयवों की संख्या, बनने वाले कुल अवयवों की संख्या पी की घात एम क्रॉस एन कितनी होगी, पी की घात एम क्रॉस एन। ये एक सूत्र है, पूछा जाएगा कि इतने प्रकार के अवयवों से इस क्रम के कितने अवयव बन जाएंगे, तो इसकी संख्या बेटा क्या होगी, पी की घात एम क्रॉस एन। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आप लोग आए, ये जो एक्स्ट्रा नोट लिखाने थे वो आप लोगों के कंप्लीट हो गए। अब आप लोग आ जाएं एक्सरसाइज एनसीईआरटी की आव्यूह। तो बेटा हमने तो आपको आव्यूह तथा सारणिक एक साथ पढ़ाया है, पहले भी आपको बताया गया था, लेकिन एनसीईआरटी में आव्यूह अलग चैप्टर है, क्री सारणिक अलग चैप्टर है। तो सबसे पहले आप लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 पे आए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैपिटल ए, यहाँ पर जो दिया गया 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आपको क्या पूछा गया, आव्यूह की कोटि, कोटि या क्रम। तो कोटि या क्रम कैसे बताया, रो पहली, दूसरी, तीसरी, 3 रो, कॉलम 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ पर कोटि बराबर, तो पहले रो की संख्या लिखी जाती है 3, फिर क्रॉस लगा के फिर कॉलम की संख्या, पहली चीज होगी कोटि बराबर 3 क्रॉस 4। दूसरा अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या क्रम का आपस में गुणा करने पर प्राप्त हो जाती, अवयवों की संख्या बराबर 12। क्लियर है। इसके बाद थर्ड पार्ट जरा पूछें, निम्न अवयव ज्ञात करने, ए बन थ्री, तो पहले रो बाद में कॉलम, यानी पहली रो तीसरा कॉलम। तो पहली रो में तीसरा एलिमेंट, पहली रो में तीसरा कॉलम, एलिमेंट कितना है बेटा 19। दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया 2 1 ए 2 1, तो पहले रो बाद में कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो बेटा दूसरी रो पहला कॉलम, एलिमेंट बेटा कितना दिया 35। फिर इसके बाद पूछा गया ए 3 3, तीसरी रो तीसरा, पहले रो होता है बाद में कॉलम होता है, तो तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला दूसरा तीसरा, कितनी वैल्यू आ गई -5। इसके बाद पूछा गया A24, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये बेटा सेकंड रो और चौथा कॉलम, यहाँ वैल्यू बेटा कितनी है 12। फिर इसके बाद पूछा गया A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो में थर्ड कॉलम, एलिमेंट बेटा कितना हो गया 5/2। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा पढ़ें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो पार्ट दिए गए। पहले पार्ट में लिखा यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं। 24 अवयव है, संभव कोटियां निकालिए। दूसरे पार्ट में पूछा गया यदि अवयव में 13 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है। तो पहली चीज, अवयवों की संख्या बराबर 24। ठीक है, तो संभव कोटियां, तो हमने बोला अवयव का क्रम या कोटि, अगर अवयवों की संख्या ज्ञात हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, जो अवयवों की संख्या उसके संभव गुणनफल, तो इसके संभव गुणनफल 1 × 24। ठीक है, दो संख्याओं गुणनफल के रूप में, 1 से 24 में चला जाएगा, 2 से भी जाता है, 2 × 12, 3 से भी जाता है, 3 × 8, 4 से भी जाता है, 4 × 6, 5 से इसमें भाग नहीं जाता। ठीक है, फिर 6 से जाता है, 6 × 4, 7 से नहीं जाता, 8 से आता है, 8 × 3। तो एक तरीके क्रम जो है विविध क्रम होते चले जाएंगे, इनका रिवर्स 12 × 2, 24 × 1। तो ये बेटा इसकी क्या है, संभव कोटियां हैं। इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में बेटा क्या दिया, अवयवों की
संख्या बराबर कितनी दी गई 13। सेकंड पार्ट में अवयवों की संख्या बेटा क्या दी गई 13। तो यहाँ पर बेटा संभव कोटियां, संभव कोटियां, तो यहाँ पर भी बेटा संभव कोटियां, तो इसके गुणनफल तो बेटा इसके तो एक, ये तो 13 कैसी है अभाज्य संख्या, ये किसी से विभाजित ही नहीं होती। 1 × 13 या 13 × 1, क्योंकि 13 का कोई गुणनखंड नहीं होता। क्लियर है, ये इसकी क्या है संभव कोटियां हैं। ठीक है, नोट कर लें, कोई डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 3, फिर बेटा सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लें। अवयवों की संख्या 18 और संभव कोटियां आपको पूछी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग संभव कोटियां निकालें। तो संभव कोटियां 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, फिर तो क्रम पलट गया, यानी अब तो वही रिवर्स आ गया, 18 × 1। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया, अवयवों की संख्या बराबर 5। तो इसकी संभव कोटि है, तो वही चीज दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल के रूप में अगर लिखेंगे बेटा आप लोग, तो 1 × 5, ठीक है, और तो कोई इसका 5 का तो कोई गुणनखंड ही नहीं होता, 5 × 1। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो डिस्कस करें। ठीक है, इतना पर्याप्त रखते हैं आज के लिए, बाकी कल कराएंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों को जो नियम लिखाए गए उन्हें आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लें, और अब आप लोगों की एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, तो थोड़ा सा ध्यान दें, एक बार सभी नियमों को पूरा, कल का भी जो काम था उसे भी एक बार दोहरा लें, एक बार इसे भी दोहरा लें। ठीक है, और कोई भी अगर आप लोग प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दें, उसे डिस्कस करें, उसको दोबारा समझा दिया जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंतित या परेशान ना हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर लीजिए। ठीक है।